नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे जलवायु प्रदेशों के बारे में। राजस्थान की जलवायु प्रदेश, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी अपन ने कल की वीडियो में ले ली थी। इसके अलावा जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उस कारकों के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से बात कर ली थी कि किस प्रकार से समुद्र से दूरी होने से, किस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई होने पे समुद्र तल कैसे निकाला जाता है, अक्षांश स्थिति आदि के बारे में अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी, जानकारी ले ली थी। फिर अपन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया था कि अपन ने जलवायु को जो पढ़ेंगे वो थॉर्नवेट के अनुसार पढ़ेंगे, कोपेन के अनुसार पढ़ेंगे और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करके हम उसका क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन ने कल थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। आज इस अध्याय में अपन बात करेंगे राजस्थान की जलवायु जो प्रदेश है उसको वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा है, किस प्रकार से बांटा है, कौन कौन से क्षेत्र है जो उसके अंतर्गत आते हैं और वर्षा के आधार पर बांटा है, कितने सेंटीमीटर वहां पे वर्षा होती है और कौन से क्षेत्र की क्या विशेषता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। देखो, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर। देखो, अगर राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं, वर्षा के आधार पर बात करते हैं, तो राजस्थान की जलवायु प्रदेश जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से भाग है, देखो पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा पन्ने बाटा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा बाटा आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा बाटा अपने अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो मुख्य रूप से जो वर्षा के आधार पर अपने जलवायु कितने भागों में बांट लिया, 5 भागों में, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इनके बारे में अपन देखते हैं कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितनी वर्षा नहीं होती, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। तो देखो, पहले बात करते हैं हम शुष्क जलवायु प्रदेश के। शुष्क जलवायु प्रदेश किसे कहेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती हो, वह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है जैसलमेर, एक आता है उत्तरी बाड़मेर, एक आता है फलोदी, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर व जोधपुर का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कितने हो गए, जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फलोदी, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु प्रदेश में आएगा। और यहाँ जो वर्षा होती है वो वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शुष्क का अर्थ होता है कि यहाँ की जो पवनें होती है उन पवनों में आर्द्रता की मात्रा जो होती है बिल्कुल ही कम होती है। आर्द्रता की मात्रा बिल्कुल ही क्या होती है, कम होती है। नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा गया, शुष्क जलवायु प्रदेश कहा गया है। सेकंड नंबर की बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखो, ऐसा क्षेत्र है जहां पर 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, अपना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर की लगभग वार्षिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती हो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपना अर्ध शुष्क जो है जलवायु प्रदेश कहलाएगा। देखो, इसमें कौन कौन से जिले को शामिल किया गया, एक तो किया गया चूरू को, एक किया गया गंगानगर को, इसके अलावा हनुमानगढ़ को, दक्षिणी बाड़मेर को, बालोतरा को, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग, कौन सा भाग, पूर्वी। पश्चिमी भाग किसमें आता है, शुष्क में आता है, याद रखना इस चीज को। पश्चिमी भाग तो आता है शुष्क में और पूर्वी भाग आता है जोधपुर और बीकानेर का किसमें,
अर्ध शुष्क में। क्लियर। आगे बात करते हैं पाली, जालोर, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू का पश्चिमी भाग। किस किस का? डीडवाना और कुचामन का, झुंझुनू का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग किसके अंतर्गत आ जाता है? अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है की चीज। आगे बात करते हैं अपने थर्ड नंबर का जो है वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश किसे कहेंगे कि ऐसा वर्षा वाला स्थान जहां पर 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती हो, वह स्थान क्या कहलाता है? अपने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें जो वर्षा होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी? 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वो भी कौन सी? वार्षिक वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? वार्षिक वर्षा होती है। देखो कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए। एक तो किया गया अलवर को, एक जयपुर को, अजमेर को, पाली को, जालोर को, नागौर को, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू का पूर्वी भाग। डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू का पूर्वी भाग जो आता है वो तो आता है किसमें? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू का अगर पश्चिमी भाग की बात कर ले तो किसमें आता है? अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में और पश्चिमी भाग किसमें आ जाएगा? अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अपने डीग, दौसा, टोंक, केकड़ी, भीलवाड़ा। डीग, दौसा, टोंक, केकड़ी और भीलवाड़ा। और आता है शिरोय का उत्तरी पश्चिमी भाग। शिरोय का कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। इसमें माउंट आबू को छोड़ करके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शिरोय में माउंट आबू वाला सेक्टर नहीं आएगा। वो अति जो आर्द्र जलवायु प्रदेश उसके अंतर्गत आ जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो शिरोय में कौन सा नहीं आएगा? माउंट आबू वाला भाग नहीं आएगा। ये जो सेक्टर है अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू का पूर्वी भाग, डीग, दौसा, टोंक, केकड़ी, भीलवाड़ा और शिरोय का उत्तरी पश्चिमी भाग केवल माउंट आबू को छोड़ करके यहाँ पे जो वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। और इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे जो अपन ने बांटा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आर्द्र जलवायु प्रदेश किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा जो होती है 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जहां पर वर्षा कितनी होती है? 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, वो वाला जो स्थान है वो क्या कहलाएगा? अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा आता है इसमें? देखो डी का दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाएगा। डी का दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाएगा। भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर का उत्तरी पूर्वी भाग और सलूम्बर का उत्तरी पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी टोंक, दक्षिणी पूर्वी टोंक। और इसके अलावा कौन सा जाएगा? चित्तौड़गढ़। ये जो भूभाग है, ये जो जिले हैं, ये जिले किसमें आ जाएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? डी का दक्षिणी पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, उत्तरी पूर्वी सलूम्बर, दक्षिणी पूर्वी टोंक और चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है कितनी होती है? 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर की होती है वार्षिक वर्षा होती है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे अपन जिसने बांटा। देखो ये जो मैंने डॉट 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 के अंदर दर्शा रखा है, ये डॉट डॉट वाला जो भी सेक्टर है ये सभी किसमें जाएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जाएगा। और जो लाइनिंग वाला सेक्टर दर्शा रखा है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और ये खाली जो क्षेत्र दर्शा रखा मैंने ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। किसमें जाता है? ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। और देखो ये जो गोले दर्शा रखे मैंने, ये जो गोले दर्शा रखे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जाता है। किसमें जाता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। और देखो ये माइनस वाले जो चिन्ह दर्शा रखे मैंने शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर देखो किसे कहेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहां पे आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और वर्षा जो होती है वो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक।
80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर क्या होती हो वर्षा होती हो, वो भी कैसी वार्षिक होती हो। वह क्षेत्र किसमें आ जाएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं इसमें, दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी सोलंबर, माउंट आबू का क्षेत्र। माउंट आबू का जो क्षेत्र होगा वो किसमें आएगा, अति आर्द्र में आएगा, और सिरोही का जो भाग आएगा वो किसमें आएगा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये जो गए अपने ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस कौन से हैं, वर्षा के आधार पर जो अपन ने जलवायु प्रदेश को 5 भागों में बांटा है, वो प्रदेश ये वाले है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अपने जानकारी ले कि कौन कौन से जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो और इसकी क्या विशेषता है, देखो राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर और ये पश्चिम। यहां से अगर अपन इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है। अरब सागर में मानसून राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में वर्षा होती है। अरब सागर से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जो जिले होते हैं इसमें क्या होती है, केवल वर्षा होती है अरब सागर से, और बाकी जो वर्षा होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की 2 शाखा होती है अपने, एक तो अरब सागरीय शाखा, मतलब ऐसी पवनें जो अरब सागर से होते हुए आती है, तो वो जो शाखा होती है वो तो क्या कहलाती है, अरब सागरीय शाखा कहलाती है। और ऐसी पवनें जो बंगाली खाड़ी होते हुए आती है, तो वो शाखा क्या कहलाती है, अपने बंगाली खाड़ा शाखा कहलाती है। देखो राज्य में जो होने वाली जो वर्षा है उसकी कुल मात्रा का 34% भूभाग जो वर्षा होती है वो तो जुलाई में होती है। जितनी भी राजस्थान में वर्षा होती है उसका 34% जो होता है वो तो कहां पे हो जाती है, जुलाई में हो जाती है। और बचा 33% जो किसमें होती है, अगस्त के महीने में होती है। कौन से महीने में होती है, अगस्त के महीने में। अब बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़। और अति आर्द्र जिला पूछे तो कौन सा है, झालावाड़। ये सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो निम्नतम वर्षा वाले जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा है, जैसलमेर। और बिल्कुल सूक्ष्म जिले की बात करें तो भी कौन सा है, जैसलमेर ही है। आगे बात करते हैं राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसतन संख्या जो होती है 29, मतलब 29 दिन बताई गई है। औसतन वर्षा की जो दिन बताए गए हैं राजस्थान में वो कितने दिन बताए गए हैं, 29 दिन बताए गए हैं। और सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो स्थान है दिनों वाला, दिनों की संख्या से पूछा जाए तो सर्वाधिक दिनों तक कहां पे वर्षा होती है, कहां पे होती है, झालावाड़ में होती है। इसके बारे में कौन सा जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है। बांसवाड़ा में होता है 39 दिन। कितने दिन होती है, 39 दिन वर्षा होती है। एवं वर्षा का न्यूनतम जो दिनों की बात करते हैं तो सबसे कम दिनों तक वर्षा कौन से जिले में होती है, तो जैसलमेर में होती है। कितने दिन होती है, केवल 5 दिन औसतन वर्षा होती है वहां पे। कितने दिन होती है, केवल 5 दिन औसतन वर्षा होती है। और वही देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है, माउंट आबू है। 48 दिन तक वहां पे वर्षा होती है, लगभग 140 सेंटीमीटर वहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़। क्लियर। आगे बात करते हैं न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान पूछे तो सम तहसील है जैसलमेर में। 10 सेंटीमीटर से भी कम यहां पे क्या होती है, वर्षा होती है, मतलब 5 सेंटीमीटर से कम मान लो आप तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर। जिला पूछे तो जैसलमेर। ये हो गए अपने राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर जो अपने जलवायु प्रदेश है उसके अपन ने बात कर ली, और जो फैक्ट तथ्य थे उसके बात कर ली। आगे बात करेंगे अपन और कौन कौन से इसके बारे में फैक्ट करते हैं और क्या क्या इसके बारे में जो इनकी विशेषता है उसके बारे में बातें करते हैं। उतारो एक बार इसे, तो आगे बात करते हैं अपन और कौन कौन सी विशेषता है इसकी। देखो राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता वाला महीना, सबसे कम जो आर्द्रता रहती है वो कौन से महीने में रहती है, तो कौन से महीने में रहती है, वो अप्रैल के महीने में रहती है। कौन से महीने में रहती है, अप्रैल के महीने में सबसे कम क्या रहती है, आर्द्रता रहती है। अब आर्द्रता किसे कहते हैं, देखो आर्द्रता कहते हैं कि वायु के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं,
आर्द्रता कहते हैं। मतलब जलवाष्प की मात्रा को वायु में जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है, अप्रैल का महीना। कौन सा महीना है, सबसे कम जो आर्द्रता पाई जाएगी वो कौन से महीने पाई जाएगी, अप्रैल के महीने में सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है। और सर्वाधिक जो आर्द्रता पाई जाती है वो पाई जाती है अगस्त के महीने में। राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। तो सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला जो महीना है वो अगस्त, सबसे कम आर्द्रता वाला जो महीना वो कौन सा है, अप्रैल है। अब देखो कैसे है कि जैसे कि बारिश जो शुरू होती है अपने मध्य मतलब जून के बाद में या शुरुआत की जुलाई से बारिश क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उससे पहले बारिश शुरू नहीं होती है। बारिश शुरू नहीं होती है तो सूर्य की उष्मा के कारण जो जलवाष्प जो रहती है वो अगस्त मतलब मई जून के महीने के अंदर ही सर्वाधिक क्या हो जाती है, सौंप लेती है। वाष्प बनकर जल की मात्रा क्या हो जाती है, उड़ जाती है। क्लियर। और जैसे अगर हम बात करते हैं अप्रैल आते आते जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वायु में क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, शुष्क हो जाती है वायु। और जैसे बारिश खत्म होती है, अगस्त के लास्ट महीने तक बारिश खत्म हो जाती है या आधे अगस्त तक अपनी बारिश खत्म हो जाती है, तो उस समय जो वायु रहती है उस वायु में नमी की मात्रा सर्वाधिक रहती है। क्लियर। इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो महीना होगा वो कौन सा होगा, अगस्त होगा। सबसे कम जो आर्द्रता वाला महीना होगा कौन सा होगा, अप्रैल होगा। राजस्थान में सम तापमान वाला माह है अक्टूबर। सम तापमान किसे कहते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर ना ही तो ज्यादा तापमान हो ना ही तापमान कम हो, तापमान नहीं तो ज्यादा हो ना ही कम हो, बिल्कुल जो तापमान होता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल समान रहता है। टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहता है, समान पाया जाता है। नहीं तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ऐसा जो महीना होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर का महीना होता है। ये जो महीना है सर्वाधिक सम तापमान वाला महीना, समान तापमान इसमें पाया जाता है। और आर्द्रता की बात करते हैं, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू। ये सर्वाधिक जो आर्द्रता है वो स्थान कौन सा गया, माउंट आबू है जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्या है, स्थान है। सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो फलोदी। सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो कौन सा है, फलोदी सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम है, जैसलमेर का। लेकिन सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, फलोदी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान भी कौन सा है, माउंट आबू है। लेकिन सबसे कम आर्द्रता वाला जो स्थान पूछे तो फलोदी, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो सम 5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी कम होती है वहां पे। क्लियर। राजस्थान में जो हवाएं प्राय चलती है वो पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। राजस्थान में जो हवाएं चलती है प्राय पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है हवाएं, इसके अलावा नहीं चलती। अब देखो क्यों चलती है, किस कारण चलती है। ये राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये अरावली पर्वतमाला हो गई अपनी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गए, पश्चिम हो गए। तो पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर अपनी क्या चलती है, हवाएं चलती है। अब क्यों चलते, देखो ये जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इधर जो है अपना रेतीला भूभाग है। कौन सा भूभाग है, रेतीला भूभाग है। तो रेतीला जो भूभाग होता है ये सर्वाधिक गर्म रहता है, जल्दी गर्म हो जाता है। जब जल्दी गर्म हो जाता है तो तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। वायुदाब निम्न हो जाता है तो और दूसरी जगह पे जो वायुदाब रहेगा वो कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। यहाँ पे वायुदाब उच्च रहेगा, इसके अपेक्षा यहाँ पे वायुदाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो हमेशा जो पवनें चलती है उच्च वायुदाब से किधर की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की तरफ क्या चलती है, पवनें चलती है। इसी कारण राजस्थान में जो पवनों की दिशा वो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर हमेशा क्या चलती रहती है, पवनें चलती रहती है। क्लियर। आगे बात करते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पश्चिम की तरफ चलने जो वाली जो हवाएं हैं वो गर्म जो पवने हैं उन पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू। अपन क्या राजस्थान में लू लाग रही गाड़ी, जो शुष्क जो गर्म हवाएं होती हैं उन शुष्क गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र में निम्न वायुदाब रहता है, इसकी अपेक्षा पूर्व में वायुदाब क्या रहता है, उच्च रहता है। तो समझने की चीज, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम क्षेत्र में निम्न वायुदाब रहता है, इसकी अपेक्षा पूर्व में वायुदाब क्या रहता है, उच्च रहता है। दो क्षेत्र की बात करते हैं। अब वायुदाब जो बनता है वो वायुदाब क्या होता है, किस प्रकार से वायुदाब बनता है और उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। ये पश्चिम हो गया, ये कौन सा हो गया, पूर्व हो गया। तो पश्चिम में तो वायुदाब क्या रहता है, हमेशा निम्न रहता है, और इधर वायुदाब क्या रहता है, उच्च रहता है। देखो कैसे, देखो अब ये क्षेत्र गर्म है, रेतीला भूभाग है, तो ये क्षेत्र कैसा है, गर्म है। किसकी अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा गर्म है। तो अगर गर्म रहेगा तो वायु के अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तापमान के कारण वाष्प बन के क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। और यहाँ पर वायु जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान कम रहेगा, तो वायु में जो नमी की मात्रा होगी उसमें वाष्प शोषण की क्रिया भी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे कि इस यहाँ के क्षेत्र की जो पवनें होती है, इन पवनों में जो नमी होती है, वो नमी जो होती है वहां से वाष्प शोषण की क्रिया होकर क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। जैसे नमी उड़ जाएगी तो जो पवनें होती है वो हल्की हो जाती है, पवनें क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। जैसे हल्की होगी तो पवनें ऊपर की ओर उठने शुरू हो जाएगी, पवनें ऊपर की ओर उठनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। मतलब जिसका भार था वो भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर वायु में नमी की मात्रा बनी रहेगी, किसकी अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा। तो इसकी अपेक्षा वायु के अंदर वजन किसका ज्यादा रहेगा, पूर्व की तरफ। तो वो जो पवने रहेगी वो तो नीचे आएगी, और ये पवने जो रहेगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। हल्की हो गई ये तो उठेगी, और ये भारी होकर कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। इसी कारण यहाँ की जो पवने हैं वो निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है, और यहाँ की जो पवने ये कौन सा केंद्र बनाती है, उच्च वायुदाब का केंद्र बनाती है। किसके अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में। अब वायुदाब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अगर तापमान कम है तो वायुदाब क्या रहेगा, हमेशा ऊंचा रहेगा। दोनों अपोजिट है, उल्टा है दोनों का, ये ध्यान रखना। अगर तापमान ज्यादा है तो वाष्प शोषण की क्रिया सर्वाधिक होगी, वाष्प शोषण की क्रिया सर्वाधिक होगी तो वायु में नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वायु में नमी की मात्रा खत्म हो जाएगी, पवनें हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी तो उनका दाब, वायु का दाब पड़ना कम हो जाएगा उस जगह पर, और वायु का दाब पड़ना कम हो जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, निम्न वायुदाब कहलाएगा। और यहाँ पे तापमान कम पड़ेगा तो वायु में जो नमी की मात्रा होगी उसको, उसका वाष्प शोषण क्रिया कम होगी तो नमी बनी रहेगी वायु में, तो उसका दबाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वायु में भार क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो वायुदाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। तो तापमान ज्यादा वायुदाब निम्न, तापमान कम तो वायुदाब उच्च रहता है हमेशा। तो राजस्थान में पश्चिम में वायुदाब निम्न रहता है पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा। आगे देखो, जब पवने वायुदाब की पूर्ति तो चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। जैसे ही निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया तो वायु जो चलती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। जितना कम निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, सर्वाधिक निम्न वायुदाब का केंद्र जहां पे बनेगा तो वायु की जो गति होगी उतनी तीव्र गति से उन निम्न वायुदाब की जो पवने हैं, जहां से पवने हल्की होकर उठ गई है, स्थान खाली हो गया है, वहां पर तेज गति से आएगी। खाली स्थान को बढ़ने के लिए क्या करेगी, वो आएगी। जब वो तेज गति से आती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बालू का जो रेत पाई जाती है तो उस पवनों के साथ में बालू का रेत भी उड़ के आती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। आगे चीज समझ में कि पवने जो चलेगी, जितना निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा तो पवने उच्च वायुदाब से हमेशा किधर आएगी, निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ आएगी। और जितना अधिक निम्न वायुदाब का केंद्र होगा उतनी ही अधिक गति से वो पवने यहाँ की ओर आएगी, निम्न वायुदाब की तरफ आएगी। तो अपने जो रास्ते हैं वहां पे बालू का जो मिट्टी रहती है उसको उड़ाती हुई लेके आती है, तो उस मिट्टी युक्त जो पवने होती है, कभी कभी उसमें वर्षा भी होती रहती है,
तो मिट्टी युक्त जो पवने जो होती है उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है। अगर आपने जो अपने पूर्वज होते हैं वो सुनते हैं कि आज तो मतलब है कि उमस ज्यादा है, बाहर ही कौन चल रहे हो, मतलब शाम को क्या आ सकती है, आंधी आ सकती है। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि बाहर न चल रहे हो मतलब पवन जो होती है वो कैसी हो गई है, हल्की हो गई है। रोकड़ा को पत्तों नाल रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि जो पवने थी यहाँ की वो हल्की होकर कहां चली गई है, ऊपर चली गई है। तो वो कहते थे पहले अपने पूर्वज की शाम तक तो आंधी आ सकती है, मतलब उनको पता था कि जब ये पवने यहाँ से हट गई, निम्न वायुदाब केंद्र हो गई, तो पवने उच्च वायुदाब से किधर आएगी, निम्न वायुदाब की तरफ आएगी। जितनी ज्यादा उमस होगी उतनी ही तेज गति से क्या आएगी, आंधी आएगी। चलिए आगे देखो, सर्वाधिक आंधी जो चलती है वो जिला कौन सा, श्री गंगानगर है भाई। वर्ष में कितने दिन आंधी चलती है, 27 दिन आंधी चलती है वहां पे। सर्वाधिक आंधी वाला जो जिला है वो कौन सा है, श्री गंगानगर है, और वहां पर 27 दिन तक क्या चलती है, आंधी चलती है। सबसे न्यूनतम आंधी वाला जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र वाला जिला है, तो नमी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, वायुदाब में से उच्च रहता है। निम्न होने का बहुत कम चांस है, मान लो कभी कभी गर्मी के दिनों में मान लो शुष्क सर्वाधिक गर्मी पड़ जाए तब मान लो, नहीं नहीं। तो महीने में कितने दिन चलती है और साल में कितने दिन चलती है, 3 दिन के लगभग आंधी चल जाती है, नहीं तो चलती है तो नहीं चलती है। राजस्थान में उत्तरी भाग में जून में अधिक आंधियां चलती है तथा दक्षिणी भाग में मई में सर्वाधिक आंधी चलती है। क्यों, देखो मई जून आया, मई जून। दक्षिणी भाग में तो मई में चलती है और उत्तरी भाग में कब चलती है, जून को चलती है। क्योंकि जब सूर्य की किरणें जो होती है वो मई के अंदर दक्षिण में रहेगी, धीरे धीरे कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो जून में आते आते फिर बाद में उत्तरी भाग में क्या चलेगा, तापमान बढ़ेगा। पहले किधर बढ़ जाएगा, दक्षिण में बढ़ जाएगा, मई के महीने में बढ़ जाएगा दक्षिण में, तो और उत्तरी भाग में कौन से महीने बढ़ेगा, जून के महीने बढ़ेगा। इसलिए उत्तरी भाग में तो जून के महीने में सर्वाधिक आंधी चलेगी और मई के महीने में दक्षिण भाग में सर्वाधिक क्या चलती है, आंधी चलती है। ये याद रखना आप। क्लियर, आगे देखो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी घटता जाता है, और समुद्र तल से नीचे जाने पर तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। याद रखना इस चीज को, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, और समुद्र तल से नीचे जाते रहने पर तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम तापमान मतलब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ते जाएंगे तो तापमान के सामान्य दर घटने की वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब 165 मीटर की जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं जो तो तापमान है वो तापमान कितने डिग्री घट जाएगा, 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। क्लियर, ये हो गए अपने अर्ध शुष्क प्रदेश की सामान्य जानकारियां। अर्ध शुष्क जो जितने भी अपने जलवायु प्रदेश है वर्षा के आधार पर उसकी सामान्य जानकारियां हो गई। अब अपन बात करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।